बच्चों, मैं रुक्मणी मोदी महिला इंटर कॉलेज से सोशल साइंस की टीचर रीता मैम। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपकी क्लास 15 अप्रैल से शुरू है और आप पूरी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को अटेंड भी कर रहे हैं। इस क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आज ऑडियो विजुअल क्लास शुरू की है, यानी आपको मेरी साउंड भी सुनाई देगी और पिक्चर भी दिखेगा, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। बच्चों, जो ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहले हम इसी को पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर के बारे में समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, ये जो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें एक वर्ड्स आया है राष्ट्रवाद। पहले हम इसको समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। बच्चों, राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है राष्ट्र और दूसरा है वाद। राष्ट्र का मतलब होता है देश और वाद का मतलब होता है विचार, यानी राष्ट्र के विचारों को आत्मसात करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे मान लीजिए, किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना के विकास में जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होता है, राष्ट्रगान होता है और जो वहाँ की भाषा होती है, उसका अहम योगदान होता है। बच्चों, हमारा जो राष्ट्रगान है और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है और हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको आप कहीं देखते हैं तो आपको अपने भारत देश की याद दिलाता है कि यानी ये हमारे भारत की एकता के सूत्र में बांधने वाले प्रतीक हैं, जो हमें एक सूत्र में बांधते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत पे कोई बाह्य देश आक्रमण करता है, बाहरी देश आक्रमण करता है। जैसे भारत पे 3 बार आक्रमण हो चुके हैं। जैसे 1962 में चीन का आक्रमण हुआ था, 1965 में पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, 1971 में भी जो बांग्लादेश बना वो भी पाकिस्तान का आक्रमण था, और 1999 में जो सबसे फेमस युद्ध था कारगिल का युद्ध, यानी कुल 4 बार बाहरी आक्रमण हो चुके हैं। उस समय जब भी कोई देश आक्रमण करता है तो हमारी देश की जनता क्या होती है, बिल्कुल एक हो जाती है। उस दुश्मन से लड़ने के लिए हम पूरे मनोयोग से, पूरे तन मन धन से अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। उसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद। यानी पहले हम नहीं है, पहले हमारा देश है, और जब देश रहेगा तभी हम हैं। इसलिए अपने देश को बचाने के लिए सभी अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और इसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो एक देश के नागरिकों को एकता के सूत्र में बांध देती है। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको जो लेसन का ये दिया हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसका ये जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था राष्ट्रवाद, वो यूरोपीय देशों से ही हुआ था, यानी यूरोप से ही प्रारंभ हुआ था। विश्व में कहीं भी अगर आपको राष्ट्रवाद का ये दिखेगा कि हाँ राष्ट्रवाद कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रवाद हम यूरोप से प्रारंभ हुआ। और यूरोप में कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो फ्रांस से हुआ था। फ्रांस की क्रांति आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वही फ्रांस की क्रांति है जो राष्ट्रवाद लाने में सबसे महत्वपूर्ण उसका योगदान रहा है, फ्रांस की क्रांति का। बच्चों, फ्रांस की क्रांति के पूर्व जो फ्रांस में था, वहाँ वंशानुगत शासन हुआ करता था, यानी राजतंत्र हुआ करता था। और राजतंत्र का मतलब होता है कि जैसे राजा का बेटा ही शासन करेगा, राजा के मरने के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, यानी कोई अगर उसके बेटे योग्य ना हो तो भी वो शासन करते हैं। और अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो उसको शासन करने का अधिकार नहीं होता है राजतंत्र में, यानी राजा के वंश का ही शासन करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति शासन नहीं करेगा। और वो बहुत क्रूर हुआ करते थे, जनता पे अत्याचार किया करते थे, प्रजा का नहीं सुनते थे। वो अपना जो भी उनको समझ में आता था वो प्रजा के ऊपर थोपते थे। ठीक है बच्चों, तो जब फ्रांस की क्रांति हुई, वहाँ पे नए नए आविष्कार होने शुरू हुए, तो वहाँ के नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। और फ्रांस की क्रांति का केवल ये राष्ट्रवाद के उदय में ही योगदान नहीं है, वहाँ जो फ्रांस की हमारी क्रांति हुई थी, वहाँ से हमारे जो ये लोकतांत्रिक देश बने, यानी जहाँ से लोकतंत्र की नींव पड़ी है, और जो हमारे संविधान में हमें जो नागरिकों को मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आदि का जो नारा दिया गया है, ये सब वहीं से लिया गया है। बच्चों, आगे हम इस चित्र को देखते हैं। ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये उस समय एक चित्रकार था, फ्रेडरिक सारियू। इसमें आपको दिख रहा होगा
बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इधर ईसा मसीह का चित्र दिख रहा है, इधर ये सारे लोग दिख रहे हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो चित्र है इसमें आपको मैं बता रही हूँ, ये देखिए ये सारे लोग, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी इसमें एक ऐसा कोई नहीं, सारी सामाजिक मतलब एक सामाजिक इसमें देखिए लिखा है कि इसमें उनके सपनों का एक संसार रचा है जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना है। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका में लोग दिखाए गए हैं, यानी ये यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष, यानी इसमें कोई एक उम्र का व्यक्ति नहीं है, ये बहुत सारे उम्र के, यानी छोटे बच्चे भी हैं, यंग भी हैं, ओल्ड भी हैं, मतलब सारे उम्र के लोग हैं। और इसमें केवल पुरुष नहीं, स्त्री पुरुष दोनों लोग हैं। और एक लंबी कतार में देखो, यह लास्ट तक ये कतार जा रही है। फिर उसके बाद है कि ये उसकी वंदना कर रहे हैं, यानी स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो प्रतिमा दिख रही है, ये वाली प्रतिमा दिख रही है, इसको स्वतंत्रता की प्रतिमा कहा गया है। यानी जो ये फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो ये जो प्रतिमा आपको दिख रही है, उन्होंने उसको स्वतंत्रता का नाम दिया था, यानी उस स्वतंत्रता का महिला का रूप दिया जाता था। जो उनकी स्वतंत्रता थी उसको महिला का रूप दिया जाता। जैसे भारत की आज़ादी के समय हम लोग भारत माता की जय उसका रूप देते हैं, ठीक वैसे ही भारत की आज़ादी के समय फ्रांस की क्रांति के समय जो उनकी स्वतंत्रता थी उसको महिला का रूप दिया गया है। और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं इसके बारे में समझाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये है, ये इसको आप लोग देख रहे होंगे, इसके दाएं हाथ में एक मसाल जल रही है, ये मसाल जल रही है और ये ज्ञानोदय की मसाल है, यानी ये ज्ञान की ज्योति हमेशा जलती रहेगी जो कभी बुझेगी नहीं, इसका मतलब ये सेंस है। और इसके दूसरे हाथ में देखिए कुछ पेपर्स दिख रहे हैं, और ये पेपर्स यानी जो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी मनुष्यों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे वो उसका घोषणा पत्र है। बच्चों, इसे ही हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहते हैं, जो वर्तमान में न्यूयॉर्क शहर में है, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। और इसको फ्रांस ने अमेरिका को दिया है भेंट, यानी पहले तो ये फ्रांस में ही बना था और ये स्वतंत्रता की प्रतिमा थी, लेकिन इसको बाद में फ्रांस ने अमेरिका को दे दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ प्रतिदिन यानी पर डे लगभग 12 से 13 हज़ार यहाँ टूरिस्ट के रूप में इसको देखने के लिए जाते हैं। तो यही इसी को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वैसे ही ये अमेरिका में है, लेकिन इसको सबसे पहले फ्रांस में बनाया गया था और फ्रांस ने अमेरिका को दे दिया, और अब ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है बच्चों, आगे मैं दूसरे वीडियो में कुछ बातें बता रही हूँ, क्योंकि आपकी वीडियो शायद डाउनलोड ना हो।